तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। मेनली स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग फोकस गैसेस स्टेट को अभी फ़िलहाल करेंगे, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, तीन पार्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बात देख करके मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि भाई ये लिखा क्या हुआ है। सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग वाइट बोर्ड पे है। तो आइए ज़रा हम लोग हर पॉइंट को क्लियरिफाई करें कि ये पॉइंट लिखा क्या हुआ है। तो आइए, जैसा फर्स्ट पॉइंट है, आप में से हर एक बच्चा फैमिलियर होगा कि सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस को थ्री स्टेट्स में कैटेगराइज किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक गिवन कंडीशन टी और पी पर। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बता रहा है कि एक सब्सटेंस को एक गिवन कंडीशन टी और पी पर तीन पार्ट में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड पॉइंट पे आए। सेकेंड पॉइंट पे हमारा सुना हुआ है, ऐसा है नहीं कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, जो हमारा पार्टिकल कॉन्सेप्ट है मैटर का, अ मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जो हो क्या सकते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। बता दे क्या है। तो मैटर जो हमारा बना हुआ है वो या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। वो काफ़ी टिनी पार्टिकल्स हैं और वो ऑलवेज एक रैंडम मोशन में होते हैं। ये हमारा एक सेकेंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट, दीज पार्टिकल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। यह जो टिनी पार्टिकल्स आपने कहा है, यह एक दूसरे पर इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन से अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। These particles exert attractive force on each other. इसी अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोला गया था। अब जैसा जानते होइएगा कि यह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो होता है वो सॉलिड में होता है और गैस में हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं। फिर जो अगला हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि भाई हमारा जो तीन स्टेट्स बना हुआ है, ये एक्चुअली दो कंपटीशन के कारण आया है। क्या है वो दो कंपटीशन? तो कहता है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको कम क्लोज बांध कर रखना चाहता है, और दूसरा थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को अपार्ट करना चाहता है, दूर करना चाहता है। जो जीतेगा वो डिसाइड करवाएगा। जैसे अगर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन विनर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी गिवन सब्सटेंस है वो सॉलिड होगी, और अगर थर्मल एनर्जी जीत गया तो हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारा गैस होगा। लिक्विड इन दोनों के बीच का स्टेज होता है। तो आइए, क्या है ये पॉइंट, एक बार हम अगेन बोल दें, क्लियरली सुनिएगा। पहला पॉइंट, हमारा जो सब्सटेंस है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक गिवन कंडीशन टी और पी पर। फिर आगे बता रहा है कि भाई जो हमारा पार्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर है वो बताता है कि भाई हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, जो रेगुलर मूविंग पोजीशन पे है। अगला पॉइंट बता रहा है कि भाई यह जो हमारा पार्टिकल्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या? इसे इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोला जाता है, और यह इंटरमॉलिकुलर फोर्स सॉलिड में स्ट्रॉन्गर होता है और गैस में नेग्लिजिबल होता है। आगे फिर हमने आपको बताया कि भाई हमारा जो तीन स्टेट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह दो कंपटीशन के कारण एराइज हुआ है। एक हमारा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी के कारण जो मॉलिक्यूल्स को कम क्लोज करता है, और दूसरा थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के कारण जो मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट करता है। अगर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी विनर हो गया तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज होने वाला जो एनर्जी है वो आपका विनर है, तो जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। और अगर थर्मल एनर्जी विनर हो गया तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी फार अपार्ट जाने की होगी, और तब हमारा फिजिकल स्टेट गैस हो जाएगा। लिक्विड इन दोनों के बीच का स्टेज होता है।
होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। उसी फोर्थ पॉइंट को हमने आगे कंटिन्यू किया है। सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैस मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी, और गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड थर्मल एनर्जी। अभी हमने बताया है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एनर्जी पार्टिकल्स जो है उनको कंक्लोज करता है, और थर्मल एनर्जी जो है वो उन्हें फार अवे करता है। अब इसी फोर्थ पॉइंट के बिहाफ पर हमने फिफ्थ कंक्लूजन निकाल लिया कि सिंस थर्मल एनर्जी ऑफ गैसेस आर वेरी हाई ड्यू टू दिस दे कैन मूव, दे का मतलब है गैसेस कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। फिर अगला हमने आपको पॉइंट बताया है कि गैस और लिक्विड के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस्ड है, जहाँ हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया हुआ है। तो फॉर अ गैसियस एंड अ लिक्विड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT। देख रहे होइएगा कि यह सिर्फ R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए हमने कहा है कि किसी भी तरीके का टेम्परेचर में ये इंक्रीज का साइन है, किसी भी तरीके का टेम्परेचर में इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज क्रिएट करता है, ये इंक्रीज का साइन है। फिर आगे हमने आपको बताया है कि जब एक गिवन लिक्विड अपने ही व्यापर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम आगे के टॉपिक में आएगा, जब कोई हमारा लिक्विड अपने ही व्यापर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब एक तरीके से अभी समझ जाइए बैलेंस, तो बोलता है कि दोनों जो लिक्विड और व्यापर हैं वो दोनों एक सेम काइनेटिक एनर्जी एक्सर्ट करेंगे, और वह 3/2 RT होगा। क्लियर है? होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दिमाग में आपको रखना है। अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस की बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई हम लोग मेन यहाँ फोकस ही गैस के बारे में करेंगे। आइए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस को यहाँ मेंशन किया है। ये नहीं है कि हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किए हैं, वो आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, आपको ऑल या आप अर्लियर 9th वगैरह से पढ़ते आ रहे होइएगा। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमें इस चैप्टर में यूज भी होना है। पहला, बहुत अर्लियर स्टेज से सुनते आ रहे होइएगा कि भाई गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होते। फिर आगे हमने आपको बताया है कि भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसलिए आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्रेस कर सकते हो। अभी आपने बोला भी है कि उनकी थर्मल एनर्जी हाइयर होती है, तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होगा तो उन दो के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, और अगर काफ़ी बड़ा होगा तो आप उसे कॉम्प्रेस कर सकते हो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो। यही सेकेंड पॉइंट है हमारा। फिर पढ़े हुइएगा अर्लियर क्लास से ही कि वो होमोजीनियस नेचर में होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि उसके जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में उसका कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा। डेंसिटी के बारे में भी जानते हुइएगा कि डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है वो सबसे कम होता है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम आता है। फिर उसके बाद आ जाइए तो प्रेशर पर तो बहुत डिटेल्स यहाँ बात ही होगी, लेकिन तब भी हमने आपको एक बात बता दिया है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैस जो है वो इक्वल प्रेशर ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट बताया हुआ है कि गैसेस ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस एंड इंटरमिक्स रीडली, इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ डिफ्यूजन हमारा ब्रांच भी अलग है, मतलब इन सारी बातों को हमने फिर से यूज करना है। पढ़ा जाए आगे, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग का अब आ रहा है, प्रेशर ऑफ गैस। गैस के रिगार्डिंग अभी हमने आपको बोला है कि भाई गैसेस मॉलिक्यूल्स के अमंग इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, अब चूंकि हमारा रियल गैस का थ्योरी पहले आ गया था तो रियल गैस में वो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन कंसीडर किए गए थे, लेकिन अभी हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे क्लासिफाइड होगा। तो अभी यहाँ गैसेस के अमंग इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर है? अब प्रेशर ऑफ गैस क्या है? तो प्रेशर आप पढ़ते होइएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले अभी जरा मैथमेटिकली इसे देखिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। मतलब मान लीजिए इसी को आगे पास्कल बोला गया था। मतलब मान लीजिए हम लिख रहे हैं
5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर है। बोला कि इसे एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर पर 5 न्यूटन का फोर्स गैस एक्सर्ट कर रहा है। अब कहां कर रहा है वो आप देख रहे हैं। क्या बोले वो जरा अभी हमने यूनिट से समझा है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज योर न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आगे पास्कल का नाम दिया गया। तो हमने आपको बताया कि भाई अगर हमारा यूनिट प्रेशर का दे दिया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहा कि एक्सप्लेन इट, आप इसे क्या एक्सप्लेन करोगे, तो आप बोलोगे कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 5 न्यूटन का फोर्स गैस एक्सर्ट कर रहा है। कौन सा गैस फोर्स, तो आइए देखा जाए। मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। अब होगा क्या, ये जरा देखिएगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं तो उनमें दो तरीके का कॉलिजन है। एक तो ये खुद अपने आप से टकराएंगे और एक इस कंटेनर के सारी दीवार से टकराएंगे। तो प्रेशर जो आता है वो कंटेनर की दीवार पर टकराने के कारण आता है, खुद की कॉलिजन के कारण प्रेशर नहीं एग्जर्ट होता है। तो मान लो कि आपने ये एक यूनिट मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, तो इस यूनिट मीटर स्क्वायर के एरिया पर गैसियस मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर पर टकरा रहा है वो 5 न्यूटन के फोर्स से टकरा रहा है। दिस वन इज योर प्रेशर। मतलब अब अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि प्रेशर ऑफ गैस क्या है, तो आप बोलिएगा कि गैसेस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो रैंडम मूव कर रहे हैं। तो रैंडम मूव होने में उनका दो तरीके का कॉलिजन है, एक वो अपने आप से टकरा रहे हैं और एक वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अर्लियर आया हुआ है, इसमें हम बताए हुए हैं कि ये कॉलिजन जो होता है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता। क्लियर। तो ये रेगुलर कोलाइड हो रहे हैं अपने आप के साथ और कंटेनर की दीवार के साथ। तो कंटेनर की दीवार पर कॉलिजन के कारण जो ये फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर एक्सर्ट कर रहे हैं वही गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। क्लियर। अब आ जाइए सेकंड, हम लोग समझते हैं, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है जरा इसे भी समझ जाएं। तो हमारा अर्थ जो है वो थिक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, तो ये अर्थ जो है वो थिक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। एयर इसके ऊपर चारों तरफ, जैसे हम बैठ गए और ब्लैंकेट हमने अपने आप को कवर कर लिया वैसे ही। अब क्या है कि उस एयर को अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक फोर्स लग रहा है। तो अर्थ की सरफेस पर इस ग्रेविटी के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बातें समझ में आ गई। क्या हमने बताया कि हमारा अर्थ जो है वो एक थिक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। उस थिक लेयर ऑफ एयर को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके कारण अर्थ की सरफेस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वही 1 मीटर स्क्वायर पर जो लगेगा उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। क्लियर। जनरली ये हमारा माने एक कांस्टेंट चीज नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसे कांस्टेंट एक एटीएम लेकर चलते हैं। उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने यहाँ डिफाइंड कर दिया है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एयर, द एयर इज पुल्ड टुवर्ड सरफेस बाय ग्रेविटी एंड देयरफॉर इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। वही जो बात एक्सप्लेन किए थे, यही हमारा कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउएवर इट इज वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर एक्सेट्रा। अभी और आगे एक्सप्लेन ये होना है, इसलिए अभी हमने मात्र एक फैक्टर डिस्कस किया है कि टेम्परेचर को चेंज करके आप इसे चेंज कर सकते हो। बट 1 ATM इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग 1 ATM लेते हैं। जैसे माउंटेन वगैरह आप हाइट पे जाते हो तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता है, मतलब हाइट के साथ भी कम होता है, एक चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आगे हमने आपको बता दिया है कि 1 ATM जो है वो हमारा 76 CM के बराबर होता है। एक कन्वर्जन ये है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। 760 mm, 760 टॉर या 1.01325 बार या 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो मतलब दो प्रेशर हमने आपको डिस्कस किया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक प्रेशर ऑफ गैस।
अब तीसरे ज़रा हम लोग पार्शियल प्रेशर को डिस्कस कर लें। मान लीजिए हमारा एक कंटेनर है और एक कंटेनर में वेरियस गैसेस प्रेजेंट हैं। तो बोलता है कि तब जो ईच गैस का अपना ओन प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। जैसे दिस वन इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये हमारा कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एक्सेट्रा। मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो हमारा इंडिविजुअल प्रेशर होता है वो हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है। क्लियर है? मान लीजिए कि हमारा ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर में H2 और O2 गैस पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन है कि ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, विल नॉट रिएक्ट। मैंने ऐसे कंडीशन हमने डाल दिया है, रिएक्ट करेगा तब का भी केस देखेंगे। अब हमको बोल दिया कि भाई इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसका 32 और इसका 2 जोड़ करके आप 34 बोल लोगे, नो नेवर। तो मान लीजिए इसका मूल है N1 और इसका मूल है N2, और रिएक्ट कर नहीं रहा है तो ये मूल तो कंजर्व रहेगा। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू मोलर मास ऑफ H2 प्लस इंटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। जैसे आ जाएगा, मान लीजिए कि इसका दे दिया 1 मोल और इसका दे दिया 4 मोल, तो आपका फॉर्मूला आ गया 1 इंटू 2 H2 का 2 प्लस 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5। देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। मोलर मास ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2। दो ही कंपोनेंट है तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन इन दोनों का ऐड हो करके 1 के बराबर ही होगा। तो मान लीजिए एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम लोग दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल करके इसमें फॉर्मूला पुट कर दे तब भी हमारा आ जाएगा। क्लियर? ये तो तब था जब गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब इन मिक्सर में जो आपको बोलिएगा वो बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। हमने मिक्सर में मोलर मास कैसे निकाला जाता है ये डिस्कस कर दिया। अब मान लीजिए कि हमारा एक गैस है वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया, मतलब वो केमिकली रिएक्ट कर गया, तब हम उसके मोलर मास कैसे निकालेंगे तो ज़रा उसे भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास PCl5 गैस है, चैम्बर में हमने डाला, लेकिन ये डिसोसिएट कर गया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, मतलब गैसेस बढ़ गए। अब हमें इसका मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 0 पर इसका 1 मोल है। अभी हम पहले एक फॉर्मूला डेराइव कर देते हैं, फिर आपको शॉर्टकट वे भी बताएंगे। इसका 1 मोल है तो उस मोमेंट पर इसका 0 और इसका 0 होगा। मान लीजिए x टूट रहा है तो ये x फॉर्म होगा, ये x फॉर्म होगा, स्टोशियोमेट्री। अब पढ़े हुए हैं कि टूटने वाले में तो हम लोग अल्फा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा इज इक्वल टू होता है मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन इनिशियली। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अल्फा। तो आपका ये बन गया 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस अल्फा, x का मतलब अल्फा, x का मतलब अल्फा। ये सारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब अब ये तीनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इज इक्वल टू इसके कितने मोल बचे हुए हैं तो 1 माइनस अल्फा। और 1 मोल का मोलर मास जो PCl5 का होगा प्लस बोले हैं अभी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अल्फा इंटू
molecular mass of PCl3 plus alpha into molecular mass of Cl2 divided by in total 1 minus alpha plus alpha plus alpha, यही मूल बचा हुआ है तीनों, इज इक्वल टू, एक चीज क्लियर करना, ये माइनस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ PCl5, ये प्लस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ PCl3 प्लस अल्फा इंटू Cl2 ऑफ मॉलिकुलर मास के, यानी ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इस माइनस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉलिकुलर मास कंजर्वेशन रूल, इसका अगर 208 आ रहा है तो ये दोनों मिलकर भी 208 ही होंगे, नई चीज कोई बनी नहीं और कोई चीज इसमें से लॉस किया नहीं, ये भी PCl5 तो ये भी तो मिलकर के PCl5 ही है। तो आप एक चीज देखिएगा कि सिर्फ आपका बच गया m इंटू PCl5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ये m कब था? जब ये एक मोल था। मतलब अगर एक गिवन कंपोनेंट का एक मोल गिवन है तो आप रिएक्टेंट का मोलर मास यूज कर लीजिए, जैसे इसे यूज कीजिएगा तो ये शायद 208.5 बनेगा, कैलकुलेट करके चेक कर लेना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। क्लियर? अब बच्चे ने बोला कि सर मान लो कि अगर इसका 2 अल्फा होता, 2 मोल होता, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस देखना इसका 2 मोल था तो ये तो 0 0, कभी भी हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाला जो है वही हमारा चेंज होता रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। अब आ जाइए, अल्फा इज इक्वल टू x/2, तो x बराबर 2 अल्फा, ये 2 अल्फा का मान 2 अल्फा फॉर्म हुआ, ये 2 अल्फा फॉर्म हुआ, तो आ जाइए आपका बन गया 2 माइनस 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। अब जरा हम लोग लगाए अपना फॉर्मूला, बच्चा बोलेगा इज इक्वल टू सर मोल इंटू मॉलिकुलर मास प्लस मोल इंटू मॉलिकुलर मास प्लस मोल इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा कैंसिल। आ जाइए काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ PCl5 प्लस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ PCl3 प्लस अल्फा इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ Cl2, 2 कॉमन निकाला हुआ है 1 प्लस अल्फा, ये सारा तो कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू m इंटू PCl5 डिवाइडेड बाई प्लस अल्फा। समझ में नहीं आई बातें? कोई दिक्कत है क्या? अब आइए एक और एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हमें मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो मान लीजिए ये अल्फा टूटा तो 1 माइनस अल्फा, ये टूटा तो ये 3 माइनस 3 अल्फा, ये जो फॉर्म होगा ये 2 अल्फा, इनिशियली ये 0 था। आ गया, देखना अब हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पर मोल आ गया, नहीं समझ में आया तो आइए, ये मान लीजिए अल्फा का मान, तो ये कितना कमेगा 3 अल्फा, ये कितना फॉर्म होगा 2 अल्फा, बचा कितना 1 माइनस अल्फा, ये कितना बचा 3 माइनस 3 अल्फा, और ये कितना बचा 2 अल्फा। देखिएगा हम आपको शॉर्टकट अभी बताएंगे, उतना लंबा कैलकुलेशन हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एग्जाम में टाइम हमारे पास नहीं है तो हम कैसे शॉर्टकट बनाएंगे वो देखिएगा। एम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, बताइए Cl2 का कितना मोल है, तो एक मोल का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 71, एक मोल का 71 ही ना होगा,
और यहाँ ये 1 मोल का, मान लीजिए फ्लोरीन का 19 है तो F2 का हो जाएगा 38। नहीं समझ में आया? फ्लोरीन का मान लो एटॉमिक मास 19 है, तो F2 का जो हमारा मोलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा? 19 टू जा 38, तो 38 ग्राम पर मोल, ये तो 1 मोल का है। ये तो 1 मोल का मास है ना, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3 मोल। एक तो आप जैसे ट्रेडिशनल है वैसे बढ़ो, ये टाइम बचाने का हम तरीका बता रहे हैं। प्लस 3 इंटू 38 डिवाइडेड टोटल मोल, क्योंकि बाद बाकी अल्फा वाला सारा टर्म तो कटेगा कटेगा। टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 12। अब अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो तो 3 और 1 4, 4 से ये 2 अल्फा गया तो आ गया हमारा 4 माइनस 2 अल्फा। ये टाइम बचाने का तरीका है आपके पास। मतलब देखिए कितना शॉर्टकट हम लोग जो है, यही वाला हमारा जैसे PCl5 था, PCl3 प्लस Cl2, मान लीजिए सारा गैस है, इसका C मोल दे दिया 0 0। कोई हमको लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये आ गया C माइनस C अल्फा, ये आ गया C अल्फा, ये आ गया C अल्फा। अब हम लोग को सीधा जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर निकालना है वो निकालना है C इंटू 208.5, क्योंकि 208.5 तो 1 मोल का है, तो C मोल का तो इतना मास होगा ना, डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, C हमारा कैंसिल हो गया, 208.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो आइए हम लोग प्रेशर के बारे में जान गए, फिर हम लोग उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताए, फिर हमने आपको पार्शियल प्रेशर बताया। अब ज़रा हम लोग वॉल्यूम के बारे में जान जाएं। तो वॉल्यूम अर्लियर पढ़े हुइएगा कि स्पेस जो हम और आप ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। अब अगर मान लीजिए कि आप एक गैस को कंटेनर में रख दिए हैं, तो गैस जो है वो पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेते हैं। क्लियर? वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाई इट, और चूंकि गैस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमारा होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे, वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब अगले लेक्चर से हम लोग का आइडियल गैस से रिलेटेड जो हमारा गैस लॉ वगैरह है वो देखेंगे, फिर इस आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।